वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर 2 वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी का चैप्टर चल रहा है। इसमें हम इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण की आगे और चर्चा करेंगे। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध। इससे पहले हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को रिकॉल कर लेते हैं। इसमें क्या था, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट निकल रही है और स्लिट एस से पास हो रही। स्लिट एस रेक्टेंगुलर अपर्चर है जो कि इस फॉर्म में है, तो इससे रेक्टेंगुलर फॉर्म में स्लिट से प्रकाश निकलता है। और स्लिट S1 से दो स्लिटें S2 और S1 और S2 एक समान दूरी पर रखी गई हैं, तो जो भी लाइट जाएगी वो एक समान दूरी पर दोनों पर ट्रेवल करेगी। इस तरह से हमारी जो लाइट मिलेगी S1 और S2 से वो कोहेरेंट लाइट या कला संबद्ध प्रकाश स्रोत S1 और S2 इसके भांति काम करेंगे। एक ही रे दो रे में विभक्त हो गई। तो अब जो भी लाइट आगे बढ़ेगी S1 और S2 से मीडियम में, वो इंटरफेरेंस होगा, उसका व्यतिकरण होगा। और व्यतिकरण के पश्चात हमें अल्टरनेट ऑर्डर में ब्राइट डार्क फ्रिंजेस हमें दीप्त और अदीप्त पट्टियां अल्टरनेट ऑर्डर में मिलेंगी। फिर इसकी हम मैथमेटिकल एक्सरसाइज करते हैं आगे, यानी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए प्रतिबंध या क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। उसके लिए स्लिट एस हमारा यहाँ है और S1 S2 स्लिट S से समान दूरी पर है। S1 S2 के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है और हम यहाँ से स्क्रीन पर स्थित किसी पॉइंट P पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो S1 से भी लाइट जाएगी P पर और S2 से भी लाइट P पर जाएगी। और हमारा S स्लिट है, S1 S2 टू क्लोजली स्थित स्लिट है। पॉइंट P, कोई भी पॉइंट P जनरल पॉइंट है, वो स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर स्थित बिंदु। अब हम P पर ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा। लेट y1 और y2 be द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स एट एनी पॉइंट P ऑन स्क्रीन फ्रॉम स्लिट S1 एंड S2। लेट y1 एंड y2 be displacement of two wave at any point P on screen from slit S1 and S2. Here y1 is displacement of light obtained from slit S1 and y2 is displacement of light from obtained from S2. Then माना पर्दे पर स्थित किसी बिंदु P पर S1 और S2 से पहुंचने वाली तरंगों का किसी समय विस्थापन y1 और y2 है। तो इस तरह से हमारी जो लाइटें पहुंच रही हैं S1 और S2 से P पर, उनका डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन y1 और y2 है किसी टाइम पर। तो हम y1 और y2 को लिख लेते हैं। y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a1 एम्पलीट्यूड है, y1 डिस्प्लेसमेंट है। तो y2 डिस्प्लेसमेंट क्या है, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग 2 पाई n होता है। और यहाँ पर एक हमने इनिशियल फेज डिफरेंस ले लिया, कालांतर फाई ले लिया इन दोनों के बीच में, और इनके एम्पलीट्यूड भी अलग अलग ले लिए हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। वेयर A1 एंड A2 आर एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव एंड फाई इज फेज डिफरेंस, जहां A1 A2 दोनों तरंगों के आयाम हैं तथा फाई दोनों तरंगों के बीच में कलांतर या फेज डिफरेंस है। फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यानी तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत से हम क्या जानते हैं, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो y इक्वल टू y1 प्लस y2, यानी इनका वेक्टर सम। चूंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हम सीधे ऐड कर लेंगे इनको। तो इस तरह से y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y1 की वैल्यू रख दिया, एंड प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरह से y2 की वैल्यू रख दिया। दोनों की वैल्यू रख के अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। ये जो सेकंड टर्म है इसको एक्सपेंड करेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी। इस तरह से साइन a प्लस बी से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने के पश्चात हम साइन ओमेगा टी के टर्म एक साथ कर लेंगे, कॉस ओमेगा टी के टर्म एक साथ कर लेंगे। a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। हम ये जो साइन ओमेगा टी के साथ टर्म है a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको a कॉस थीटा ले लेते हैं और a2 साइन फाई को हम
ए साइन थीटा ले लेंगे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, मान लेते हैं। फिर इसके बाद हमारी जो तरंग है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, y इक्वल टू ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, और y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये हमारा इक्वेशन 3 आ गया। ये रिजल्टेंट वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है। a इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव एट p एंड y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव एट p एंड फेज डिफरेंस इज थीटा। जहां a परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी तरंग का आयाम a है कैपिटल A, y परिणामी तरंग का विस्थापन बिंदु P पर है, और जो कलांतर है फेज डिफरेंस है दो वेव के बीच में वो है थीटा। अब हम परिणामी तरंग या रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या परिणामी आयाम निकालने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो परिणामी आयाम निकालने के लिए इस इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पर हैं, इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके फिर ऐड करेंगे, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एडिंग। तो हम लेफ्ट साइड में क्या पाते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में हम राइट साइड को लेफ्ट में लिख लिए हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। और राइट साइड में क्या होगा, a1 प्लस a2 का कॉस फाई का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, और सेकंड टर्म a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। a1 स्क्वायर राइट साइड में इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और फिर यहां से 2a1 a2 कॉस फाई, और फिर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। और फिर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ए स्क्वायर यहाँ हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, अगेन ये 1 हो जाएगा, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे। इस तरह से ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये इक्वेशन आ गया। हम a के लिए सॉल्व करेंगे इसे, तो स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये हमारा परिणामी आयाम या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब हम तीव्रता या इंटेंसिटी निकालेंगे। इंटेंसिटी निकालने के लिए हम, चूंकि हम जानते हैं इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको इक्वलिटी साइन लाएंगे, आई इक्वल टू के ए स्क्वायर, जहां के कोई कांस्टेंट है जो इसको इक्वल करता है। तो एक नियतांक है कि आई इक्वल टू के ए स्क्वायर, और हमारी पहली वेव जिसका एम्पलीट्यूड a1 है, तो उसके लिए हम इंटेंसिटी लिखेंगे I1 इक्वल टू के a1 स्क्वायर, और दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड a2 है, तो I इक्वल टू के a2 स्क्वायर। फिर हम इन I1 I2 और I का प्रयोग करके हम यहाँ पर फिर से इंटेंसिटी के टर्म में इक्वेशन ड्राइव करेंगे। हम इस पूरे इक्वेशन 4 को क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई कर देंगे, के a स्क्वायर प्लस के इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस के a2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ के a1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ के a2। के को हमने दोनों के अलग अलग कर लिए, तो स्क्वायर रूट में आ गए कॉस फाई। अब हम I1 और I2 के टर्म में आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर I आ जाएगा, यहाँ पर I1 आ जाएगा, यहाँ पर I2, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ I1 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ I2। तो इस तरह से I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 I2 कॉस फाई। इन टर्म्स ऑफ अगर हम एम्पलीट्यूड लिखना चाहें तो I इक्वल टू के ब्रैकेट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। सारी किताबों में यहाँ के कंसीडर नहीं किया जाता, असल में ये गलती है कि हमें लिखना ही पड़ेगा, तभी ये इक्वल होगा, अदरवाइज प्रोपोर्शनलिटी का साइन लग जाएगा। तो इक्वलिटी का साइन लगाने के लिए हमें कांस्टेंट के लिखना मस्ट है। तो हमारा फाइनल इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया इंटेंसिटी का। अगर a1 a2 बराबर हो a के, तो हमारी इंटेंसिटी भी I1 I2 बराबर हो जाएंगी। तो इंटेंसिटी जब बराबर करेंगे तो हमारी I1 को I2 के बराबर कर देंगे, तो हमारा ये इंटेंसिटी क्या आ जाएगा, के I इक्वल टू I1 प्लस 2 रूट I1 इंटू I2 कॉस फाई। तो ये 2 I1 हो गया प्लस 2 I1 कॉस फाई। हम 2 I1 को बाहर निकाल लेंगे, तो 1 प्लस कॉस फाई आ गया। 1 प्लस कॉस फाई को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो इस तरह से लिखने पर I इक्वल टू 4 I1 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। यहाँ किताबों में
I1 की जगह ए स्क्वायर लिखा है, जो कि हमें रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट के भी आएगा, तभी इंटेंसिटी का ये आएगा इंटेंसिटी, अदरवाइज ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो इंटेंसिटी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमारा इंटेंसिटी होना चाहिए। I इक्वल टू 4I1 cos स्क्वायर बाई cos स्क्वायर 5/2। तो ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी जब हमारा दोनों तरंगों का आयाम इक्वल है, तब बिंदु P पर ये स्थिति आएगी। अब हम एक फार्मूला हमारे पास आयाम का है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और दूसरा फार्मूला हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का है। इस तरह से अब हम इंटरफेरेंस के बारे में और स्टडी करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या संपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम होना चाहिए, तो इंटेंसिटी को हम मैक्सिमाइज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6। ये जो हमारा इक्वेशन 6 है, ये इक्वेशन 6, इसमें हम इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। इंटेंसिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम जानते हैं cos फाई को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1। तो इस 1 को रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 इंटेंसिटी इज मैक्सिमम इफ, समीकरण 6 से स्पष्ट है, बिंदु P पर अधिकतम तीव्रता के लिए हम क्या लिखेंगे, cos फाई इक्वल टू +1, या फाई क्या होगा 0, 2 पाई, 4 पाई, यानी ये 2n पाई का ऑर्डर हो गया। इस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस चाहिए हमें कलांतर, वो 2n पाई का होना चाहिए, जहां n 0, 1, 2 कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये 2n पाई का फेज डिफरेंस कलांतर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है। तो इस तरह से हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं, S2P माइनस S1P। पाथ डिफरेंस हमारा x है, पाथ डिफरेंस x है, तो हम पथांतर यानी पाथ डिफरेंस के लिए फार्मूला लिखेंगे, x इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। फेज डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे 2n पाई, तो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा हमारा n लैम्डा। तो इस तरह से पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर x इक्वल टू n लैम्डा वेयर n 0, 1, 2 एनी इंटीजर, और कलांतर हमारा आ जाएगा फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारा कलांतर कितना है, फाई इक्वल टू 2n पाई। तो इस तरह से दोनों चीजें निकल गई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यही चीजें हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 6 इंटेंसिटी इज मिनिमम इफ, यानी समीकरण 6 से स्पष्ट है, बिंदु P पर न्यूनतम तीव्रता के लिए हमें cos फाई की वैल्यू न्यूनतम करनी पड़ेगी। cos फाई की वैल्यू न्यूनतम -1 होती है। तो इस तरह से फाई मिल जाएगा हमें, पाई, 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई, इस ऑर्डर में मिलेगा। तो इस तरह से फाई को हम लिख सकते हैं 2n-1 पाई, यानी इतने का फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 पाई का, वेयर n इज 1, 2, 3 कोई भी इंटीजर होगा। तो इस तरह से हमारा फेज डिफरेंस या कलांतर निकल गया फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, पथांतर x इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई की वैल्यू रखेंगे 2n-1 पाई, और जब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये पाथ डिफरेंस आ गया हमारा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर आ गया। कलांतर पहले निकाल चुके हैं, फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कलांतर फाई इक्वल टू 2n-1 पाई। तो ये दोनों इक्वेशंस आ गए हमारे, x इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2 एंड फाई इक्वल टू 2n-1 पाई। तो इस तरह से ये पाथ डिफरेंस पथांतर और ये फेज डिफरेंस कलांतर। अब हम फ्रॉम इक्वेशन 6 फिर से 6 यूज करेंगे। आई मैक्सिमम कितनी आएगी ये निकाल सकते हैं। आई मैक्सिमम इक्वल टू के ब्रैकेट में a1 प्लस a2 a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि cos फाई हम 1 ले चुके हैं, तो ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई मैक्स इक्वल टू के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। किताबों में के नहीं लिखा है, तो के लिखना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, के आई मैक्स इक्वल टू के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, आई मिनिमम इक्वल टू के a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। cos फाई की वैल्यू हमने -1 यहाँ पर रखी हुई है। इस तरह से आई मिनिमम इक्वल टू के a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम इंटेंसिटी हमारी मिल गई और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो रेशियो आएगा आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, के से के कट जाएगा, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर।
अगर हम इंडिविजुअल इंटेंसिटी की बात करें, सोर्स S1 से जो लाइट निकलती है हमारी I1 इक्वल टू K1 A1 स्क्वायर, और सोर्स S2 से जो लाइट निकल रही K1 K A1 K A2 स्क्वायर, I1 इक्वल टू K A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू K A2 स्क्वायर, और इसका रेशियो जब निकालेंगे तो A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, I1 अपान I2 इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, और ये इक्वल होता है W1 अपान W2, वेयर W1 और W2 आर विड्थ ऑफ स्लिट S1 एंड S2। यानी जहां W1 और W2 स्लिटों S1 और S2 की चौड़ाइयां हैं क्रमशः। इस तरह से स्लिट की चौड़ाइयां इंटेंसिटी पर कैसे निर्भर करती हैं, I1 अपान I2 इक्वल टू W1 अपान W2। W1 S1 स्लिट की चौड़ाई है और W2 S2 स्लिट की चौड़ाई है, विड्थ है। इस तरह से I1 अपान I2 इक्वल टू A1 अपान A2 स्क्वायर, A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर इक्वल टू W1 अपान W2। तो ये महत्वपूर्ण रिलेशन है, इसको स्टूडेंट्स लर्न कर लेंगे। और ये वाला भी I मैक्स अपान I मिनिमम, इसको भी लर्न कर लेंगे। ये दोनों इक्वेशंस पर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो न्यूमेरिकल बाद में कराए जाएंगे, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इफ W1 इज डबल्ड, यदि पहली स्लिट की चौड़ाई डबल कर दी जाए और दूसरे स्लिट की चौड़ाई हाफ कर दी जाए, WT इज हाफ, देन परिणामी हमारी जो इंटेंसिटी आएगी I1 अपान I2 डैश चेंज होगी, वो 2W1 अपान W2 बाई 2। तो इस तरह से 4W1 अपान W2, यानी इनिशियल इंटेंसिटी 4 इंटू I1 अपान I2। तो इस तरह से I1 डैश अपान I2 डैश इक्वल टू 4 I1 अपान I2। तो इस तरह से हमारी इंटेंसिटी आ गई, I1 डैश अपान I2 डैश इक्वल टू 2W1 अपान W1 अपान 2, और ये 4W1 अपान W2 हो गया 4 I1 अपान I2, और रेशियो निकल गया I1 डैश अपान I2 डैश। यानी स्लिट की चौड़ाइयां परिवर्तन करने के पश्चात इंटेंसिटी का रेशियो क्या आ गया, 4 I1 अपान I2। तो यानी 4 गुना इंटेंसिटी का रेशियो बढ़ गया। तो इस तरह से हमारी पहली स्लिट की जो इंटेंसिटी है वो दूसरी स्लिट की इंटेंसिटी से 4 गुना बढ़ गई। रिलेशन फॉर डिस्टेंस एंड फ्रिंज विड्थ W, फ्रिंज की चौड़ाई तथा दूरी के लिए संबंध। अगेन हम वही यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से, यानी एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से लाइट S पर इंसिडेंट हो रही है, S हमारा स्लिट है, और स्लिट से S1 और S2 समान दूरी पर हैं, दो स्लिटें। S1 और S2 के मध्य जो दूरी है वो स्मॉल d है, और किसी पॉइंट P पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जो कि कैपिटल D डिस्टेंस, स्क्रीन हमारी S1 और S2 से कैपिटल D डिस्टेंस पर स्थित है, और फिर P पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी स्क्रीन के सेंटर से दूरी x है। P की स्क्रीन की सेंटर से दूरी x है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो S1P और S2P ये इफेक्टिव पाथ हो गए। इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा, रास्ते का डिफरेंस, वो हमें कैलकुलेट करना है। और चूंकि S1 S2 के बीच की डिस्टेंस d है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी OB की d/2 और OA की d/2, दोनों की सेम डिस्टेंस होगी। अब हम निकालेंगे पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स रीचिंग एट P, यानी बिंदु P पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच में या दो किरणों के बीच में पथांतर x इक्वल टू S2P माइनस S1P। S2 बड़ा है इसलिए हम S2P में से S1P घटाएंगे, तो हमारा पाथ डिफरेंस निकलेगा। अब हम पहले ट्रायंगल S2PA ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे। S2P का होल स्क्वायर इक्वल टू S1A का होल स्क्वायर, S2A का होल स्क्वायर प्लस PA का होल स्क्वायर। PA हमारा x प्लस d/2 है और ये कैपिटल D है, तो ये वैल्यूज रख देंगे। तो d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस 2xd/2। इसी तरह से ट्रायंगल S1PA, हमारा ट्रायंगल S1P एक्चुअल में S1PB ट्रायंगल होना चाहिए। तो S1PB ट्रायंगल में हम देखेंगे S1P का होल स्क्वायर इक्वल टू S1B का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर। तो इसको कंसीडर करेंगे, तो S1P का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू S1B का होल स्क्वायर प्लस PB का होल स्क्वायर, और S1B क्या है D, तो D का स्क्वायर प्लस PB x माइनस d/2।
तो ये डिस्टेंस हमारी पी बी जो होगी वो x में से d/2 घटाने पर मिल जाएगी। तो ये हमने x माइनस d/2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x d/2। अब हम डिफरेंस लेंगे तभी तो हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा। s2p का होल स्क्वायर माइनस s1p का होल स्क्वायर, ये डिफरेंस लिया। तो जब डिफरेंस लेंगे तो d स्क्वायर से कट गया, ये इससे कटेगा x स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई 4 भी कट जाएगा, और चूंकि यहाँ निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा 2xd। इस तरह से 4xd/2 जब सॉल्व करेंगे 2xd आ गया। ये पाथ डिफरेंस हमारा ये डिफरेंस आ गया। अब हम पाथ डिफरेंस निकालना चाहें तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस इंटू ए माइनस बी, दो ब्रैकेट में तोड़ देंगे। तो दो ब्रैकेट में हमने ब्रेक कर दिया। तो ये हम पाथ डिफरेंस निकालने में इंटरेस्टेड हैं, s2p माइनस s1p इसको निकालना है। तो हमें इसको ले जाके यहाँ राइट साइड में करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू s2p प्लस s1p ये लगभग 2d ही है। s2p प्लस s1p ये लगभग 2d है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी 1 mm से भी कम है। ये जो s1 और s2 के बीच की डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर से कम है, और ये जो डिस्टेंस है d ये मीटर में है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो एडिशन है इसमें अगर आधे सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर की गड़बड़ी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे इसको 2d ही लिख लेंगे और अप्रॉक्सीमेशन ले लेंगे। इस तरह से s1p माइनस s2p इक्वल टू 2xd, और नीचे ये चला जाएगा तो 2d नीचे आ गया। तो इस तरह से x स्मॉल d अपान कैपिटल D ये आ गया। पाथ डिफरेंस हमें मिल गया। बिंदु P के लिए दो रेज में पाथ डिफरेंस या पथांतर मिल गया। P पर पथांतर x स्मॉल d बाई कैपिटल D, ये हमारा पथांतर हो गया। अब हम डिफरेंट फ्रिंजेस की स्टडी कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज यानी दीप्त फ्रिंजों की पर्दे के केंद्र से दूरी, ये निकाल सकते हैं। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर हमारा कितना होता है, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर कर देंगे इस पाथ डिफरेंस को, तो हमें ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस मिलेंगी एक्स डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा, और फिर हम यहां से x कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। इस तरह से 10 डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, 10 डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन यानी स्क्रीन के केंद्र O से nवी दीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी होगी, एक्स एन इक्वल टू एन कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। इस तरह से ये जनरल फार्मूला आ गया एनवी फ्रिंज के लिए। हम पहली फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे, एन की वैल्यू 1 रख देंगे, तो x1 इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, और n की वैल्यू 0 रखेंगे। तो सेंटर पर हमारी जो फ्रिंज आएगी वो ब्राइट फ्रिंज आएगी, यानी दीप्त फ्रिंज हमारी सेंटर पर बनेगी। x1 इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, x2 इक्वल टू n की वैल्यू 2 रखेंगे 2 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। इसी तरह से x3 की वैल्यू n की वैल्यू 3 रखेंगे तो x3 की वैल्यू मिलेगी 3 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, x4 4 डी लैम्डा अपान स्मॉल डी एंड सो ऑन। और हम डिस्टेंस ऑफ डार्क फ्रिंज यानी अदीप्त फ्रिंज की स्क्रीन के केंद्र से दूरी निकालेंगे। फॉर डार्क फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस अदीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर हम जानते हैं 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे। हम x को चेंज करेंगे, x डैश डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, और फिर इससे हम x डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, x डैश इक्वल टू 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपान 2 स्मॉल डी। इस तरह से हम 10 डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, अतः स्क्रीन के केंद्र से nवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ये दूरी आएगी xn। अब यहाँ पर n लिख लेंगे, x डैश n सिंबल हमने रिजर्व कर रखा है ब्राइट फ्रिंज की पर्दे के केंद्र से दूरी। इसके लिए हम डार्क फ्रिंजेस के लिए x डैश n यूज करेंगे, x डैश n इक्वल टू 2n-1 कैपिटल डी लैम्डा अपान 2 स्मॉल डी। अब हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से कोई भी नंबर रख सकते हैं। x1 डैश इक्वल टू डी लैम्डा अपान 2d, x2 डैश इक्वल टू 3 डी लैम्डा अपान 2d, और x3 डैश इक्वल टू 5 लैम्डा डी अपान 2d,
x4 डैश इक्वल टू 7 डी लैम्डा अपॉन 2d एंड सो ऑन। तो ये हमारी पर्दे के केंद्र से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशंस हो गई या दूरी हो गई। फिर नेक्स्ट इंटरफेरेंस पैटर्न, व्यतिकरण पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न हम देख रहे हैं अल्टरनेट ऑर्डर में हमें पर्दे पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस दिखाई देंगी। ये येलो कलर डार्क फ्रिंजेस हैं, ब्राइट फ्रिंजेस हैं, दीप्त पट्टियां, और जो ब्लैक कलर है वो डार्क फ्रिंजेस यानी अदीप्त पट्टियां। इस तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में एकांतर क्रम में ये हमारी दिखाई देंगी। ये स्क्रीन का सेंटर है, सेंटर पर हमारी ब्राइट फ्रिंज बन रही है, दीप्त पट्टी है, और इससे डी लैम्डा अपान 2d पर हमारी डार्क फ्रिंज बनी। अल्टरनेट ऑर्डर में फ्रिंजेस बनेंगी। तो ये जो हमारी x1 है यही है, और फिर पहली स्क्रीन से हमारी जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो डी लैम्डा अपान डी। तो इस तरह से डी लैम्डा अपान डी डिस्टेंस पर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी वो 3 लैम्डा डी लैम्डा अपान 2d इस डिस्टेंस पर बनेगी। फिर हमारी डार्क ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो 2d लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो इस तरह से सेंटर से हमें अल्टरनेट ऑर्डर में इन डिस्टेंस पर हमारी डार्क फ्रिंज बनेगी और इन डिस्टेंस पर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। नेक्स्ट फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज यानी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ हम निकालेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड ब्राइट विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यानी दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। यहाँ हमारा बीच में ब्राइट फ्रिंज है और इसके दोनों तरफ डार्क फ्रिंज है। तो डार्क फ्रिंजेस के बीच की दूरी, डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन ले लेंगे, मिडिल पोजीशन से हम लेंगे डार्क फ्रिंज की मिडिल पोजीशन से, यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। और ये अभी फार्मूला डिराइव करेंगे, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी आएगा। देखेंगे कैसे आएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारी nth डार्क फ्रिंज है, इसकी पोजीशन एक्स एन डैश इक्वल टू 2n-1 डी लैम्डा अपान 2d, ये फार्मूला है। अब हम इसके आगे वाली डार्क फ्रिंज की पोजीशन देखेंगे। इसके आगे वाली डार्क फ्रिंज की पोजीशन xn+1 डैश, n की वैल्यू n+1 रखेंगे। तो यहाँ पर 2n+2+1, तो इस तरह से ये 2n+1 हो गया। तो ये हमारा आ गया xn+1 डैश इक्वल टू 2n+1 डी लैम्डा अपान 2d। ये यहाँ पर n+1, n की वैल्यू n+1 रखेंगे, 2n+2 प्लस -1, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो ये 2n+1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम अब इन पोजीशन का डिफरेंस ले लेंगे, फ्रिंज विड्थ हमें मिल जाएगी w इक्वल टू xn+1 डैश माइनस xn। अब जब इनकी वैल्यूज रखकर हम सॉल्व करेंगे तो 2n कट जाएगा दोनों में, और फिर डी लैम्डा अपान 2d ये ऐड हो जाएगा दोनों में, और ये आ जाएगा डी लैम्डा अपान स्मॉल डी। तो इस तरह से हमारी जो फ्रिंज विड्थ आ गई वो डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई हो गई, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये आ गया। इसी तरह से हम हमारी अपनी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। क्या डेफिनेशन है? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इज कॉल्ड विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी इनके सेंटर से हम लेंगे मिडिल पॉइंट से। तो ये दूरियां जो भी डिस्टेंस आएगी ये दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। अब हम इस विड्थ को निकाल लेंगे, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज यानी अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, इसकी भी चौड़ाई उतनी ही आएगी, डी लैम्डा अपान कैपिटल स्मॉल डी, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी यही आएगी। ये कैसे आएगी? xn, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज
ये कितनी आएगी, एन डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, और फिर इसके बाद अगली जो डार्क फ्रिंज एन प्लस वन डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, एन की जगह हमने एन प्लस वन रख दिया। अब इनका डिफरेंस लेंगे और हमें फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई मिलेगी। तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, डब्ल्यू डैश इक्वल टू, अब डब्ल्यू डैश लिखेंगे क्योंकि ये हमारी डार्क फ्रिंज की चौड़ाई है, तो एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, अब जब वैल्यूज रखेंगे एन प्लस वन डी लैम्डा अपान स्मॉल डी माइनस एन डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, एन से एन कट गया, डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, सीधे सीधे आ गया आंसर। तो डब्ल्यू डैश इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, इस तरह से डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश इक्वल टू डी लैम्डा अपान स्मॉल डी, ये हमारी विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज यानी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई आ गई। इसको अदीप्त लिखेंगे, डार्क फ्रिंजों की चौड़ाई। तो हेंस डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो हेंस इन इंटरफेरेंस पैटर्न विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सेम। अतः प्रकाश के व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की दोनों की चौड़ाई एक समान होती है। तो इसको याद कर लेंगे स्टूडेंट, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों दोनों की चौड़ाई एक समान होती है। कितनी होती है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला है। नेक्स्ट, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, इसको थीटा से लिखते हैं। एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, ये हमारा सोर्स एस है और ये इससे S1 और S2 दोनों स्लिट हैं, और यहां पर हमारा सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है और ब्राइट फ्रिंज के इधर उधर डार्क फ्रिंजेस हैं। तो जो हमें एंगुलर विड्थ मिलेगी वो ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से और डार्क फ्रिंज के सेंटर से, दूसरी डार्क फ्रिंज के सेंटर से जो एंगुलर विड्थ है, एंगल बन रहा है, उसी को हम एंगुलर विड्थ के बारे में हम कहेंगे। सिंस विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सेम, सिंस विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम, हेंस एंगुलर विड्थ ऑफ देयर आर आल्सो सेम। क्योंकि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां समान है या चौड़ाई समान होती हैं, अतः इनकी कोणीय चौड़ाई भी समान होगी। इफ थीटा बी एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, देन यदि थीटा फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई है, एंगुलर विड्थ है, तो tan थीटा इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी। ये चूंकि फ्रिंज की विड्थ डब्ल्यू है तो डब्ल्यू अपॉन डी ये एंगुलर विड्थ tan थीटा को देगा। तो इस तरह से डब्ल्यू की वैल्यू लिख लेंगे, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी दोनों कट गए, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आ गया एंगुलर विड्थ, कोणीय चौड़ाई। सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन tan थीटा इक्वल टू थीटा, जब हम थीटा को रेडियन में लिखेंगे तो tan थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम, क्योंकि थीटा का मान बहुत छोटा है इसलिए हम tan थीटा को थीटा लिख पाएंगे रेडियन में, इसलिए देन थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये आ गया एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई हो गई। और हम हमारा जो एंगुलर विड्थ है वो रेडियन में आएगा, ये खास ध्यान रखेंगे। और फिर लास्ट में क्या कंक्लूड करते हैं हम, इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। इंटेंसिटी ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर सेम, सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। एंड नेक्स्ट कंक्लूजन, इंटेंसिटी ऑफ ऑल डार्क फ्रिंजेस इज सेम, सभी अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। आइए कुछ और कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन है, इफ सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, यानी जो स्मॉल डी होती है, इंक्रीजेस, इफ सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स डी स्मॉल डी इंक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जबकि हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ डब्ल्यू इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, देन इफ सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स डी इंक्रीजेस, देन फ्रिंज विड्थ will decrease because fringe width is inversely proportional to distance between two slits। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि अगर स्लिट के बीच की दूरी को इंक्रीज किया जाए, यानी S1 और S2 स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी का मान घटाया जाए, बढ़ाया जाए, तो हमारी जो फ्रिंज विड्थ है उसकी वैल्यू घट जाएगी। अगर डी का मान बढ़ रहा है, स्मॉल डी का मान, तो डब्ल्यू का मान घट जाएगा। तो इस तरह से डी का मान हमारा बहुत कम होना चाहिए ताकि फ्रिंज पर्याप्त चौड़ाई की मिल जाए। तो डी का मान कम करने पर डब्ल्यू का मान बढ़ जाएगा। स्मॉल डी जब भी कम होगा हमारे स्लिटों के बीच की दूरी, डब्ल्यू का मान बढ़ जाएगा।
तो चौड़ी फ्रिंज को ऑब्जर्व करना इजी काम है, इसलिए हम डी का मान मिनिमम या कम से कम रखते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, यानी स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी अगर इंक्रीज की जाए, कैपिटल डी इज इंक्रीजेस, देन फ्रिंज विड्थ अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इंक्रीजेस। इफ डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इंक्रीजेस, कैपिटल डी इंक्रीजेस, देन width of fringe width also increases। यानी स्लिट से पर्दे के मध्य दूरी कैपिटल डी, स्लिट से पर्दे के मध्य दूरी कैपिटल डी को बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है। यहां पर कैपिटल डी को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इस तरह से स्लिट से पर्दे के मध्य दूरी बढ़ाने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। नेक्स्ट कंक्लूजन, फ्रिंज विड्थ ऑफ मोनोक्रोमेटिक वायलेट, fringe width of monochromatic violet color lambda is 3800 angstrom. This lambda is smallest. Then while maximum for red color, this is 7800 angstrom fringe. Here we conclude that fringe width for monochromatic violet light lambda is since smallest, then fringe width will be smallest for violet color and maximum for red color, as it is maximum 7800 lambda, then fringe width will be maximum for red color. Hence violet color has minimum fringe width and maximum fringe width has red color। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं कि बैगनी रंग के प्रकाश के लिए चूंकि इसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है, तो इस कारण से स्लिट की फ्रिंज की चौड़ाई वो न्यूनतम मिलेगी, और लाल रंग का प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है वो अधिकतम है, इसलिए इसकी फ्रिंज की चौड़ाई सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट कंक्लूजन, इफ यंग डबल स्लिट apparatus immerse in water, refractive index 1.33, wavelength of light will decreased by lambda dash equal to lambda upon refractive index, hence wavelength of light will be decreased. If young slit experiment immerse into water, wavelength of light will decrease, hence fringe width also decreased, hence fringe width of interference pattern also decrease। तो इस तरह से यंग के प्रयोग का उपकरण को अगर हम पानी में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, पानी के भीतर अगर डुबो दें तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य घट जाती है, फार्मूला लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। देन इस तरह से हमारी वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगी। तो इस कारण से फ्रिंज की चौड़ाई का जो फार्मूला है वेवलेंथ डिपेंडेंट है। तो इस तरह से वेवलेंथ घटने से फ्रिंज की चौड़ाई भी घट जाएगी। तो इस तरह से हम अगर यंग के प्रयोग का उपकरण को पानी में डुबा दें तो फ्रिंज की चौड़ाइयां घट जाएंगी। नेक्स्ट कंक्लूजन, अदीप्त फ्रिंजों के स्थान पर विलुप्त प्रकाश ऊर्जा, यानी जो डार्क फ्रिंजेस हमारी होती हैं उनकी जो प्रकाश ऊर्जा है वो वास्तव में दीप्त फ्रिंज के स्थान पर प्रकट होती है, यानी ब्राइट फ्रिंजों के स्थान पर प्रकट होती है। इस तरह से व्यतिकरण में प्रकाश ऊर्जा की हानि नहीं होती है, बल्कि प्रकाश ऊर्जा दीप्त फ्रिंज पर वितरित हो जाती है, यानी ऊर्जा का ये पुनर्वितरण, प्रकाश की ऊर्जाओं का पुनर्वितरण होता है। जो डार्क फ्रिंज की ऊर्जा है वो ब्राइट फ्रिंज में चली जाती है। तो इस प्रकार प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि होती है, यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है, बस ऊर्जा का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, टोटल ऊर्जा वही रहती है। नेक्स्ट कंक्लूजन, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट is replaced by white light, if monochromatic light is replaced by white light, then all colors reach at center of screen in same phase, cause of this constructive interference, hence central bright fringe is white। If monochromatic light is replaced by white light, then all colors reach at center of screen in same phase, causing of this constructive interference take place at center, hence central bright fringe is white, because all
colors are interfering here. Blue color fringe is closest to central white, and red color fringe is farthest from central white. After few mixed color fringe pattern disappear. After few mixed colors fringe pattern disappeared. यानी यदि व्यतिकरण के प्रयोग में हम एक वर्णी प्रकाश की जगह सफेद प्रकाश या व्हाइट लाइट सोर्स प्रयोग में लाया जाए तो पर्दे के केंद्र पर सभी रंगों के जो प्रकाश हैं वो आके इंटरफेयर करेंगे समान कला में। तो इस कारण से वो पर्दे का सेंटर पर जो फ्रिंज बनेगी वो व्हाइट कलर की होगी, सफेद रंग की। और फिर इसके अतिरिक्त सफेद रंग के जो व्हाइट कलर की फ्रिंज है, इसके अतिरिक्त इसके दोनों ओर मिक्स्ड कलर की फ्रिंजें बनेंगी, यानी कलर हम सारा मिक्स्ड होगा, इंटरमिक्स्ड। इसके बाद फ्रिंजें दिखाई नहीं देंगी। व्हाइट फ्रिंज के आसपास मिक्स्ड कलर की फ्रिंजें बनेगी और फिर इन मिक्स्ड कलर फ्रिंजों के बाद फ्रिंज हमारी दिखाई नहीं देगी, यानी यूनिफॉर्म इल्यूमिनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट कंक्लूजन, इफ ए ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, if a transparent sheet of refractive index mu and thickness t is introduced in front of one slit, entire fringe pattern is displaced toward the side in which sheet is introduced. Entire fringe pattern is displaced towards the side in which sheet is introduced. Shifting is given by y0 capital D upon small d bracket में mu minus 1 into t thickness, mu refractive index, and by this at which side sheet introduced. If the transparent sheet is placed in front of S1, then entire pattern is fringe pattern, interference pattern is shifted by y0 towards S1. यानी यदि हम किसी एक स्लिट के सामने एक पारदर्शी पट्टी रख दें जिसका अपवर्तनांक म्यू हो और चौड़ाई या मोटाई टी हो, तो जो संपूर्ण फ्रिंज पैटर्न है वो जिस पर हमने पारदर्शी पट्टी रखी है जिस स्लिट पर, उसकी ओर विस्थापित हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो विस्थापन आएगा वो y0 d कैपिटल D अपॉन स्मॉल d ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इस तरह से अगर हमने S1 के सामने ट्रांसपेरेंट शीट रखी है, पारदर्शी पट्टी, तो हमारा जो फ्रिंज पैटर्न होगा स्क्रीन पर वो y0 डिस्टेंस ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम S2 की ओर रखते हैं शीट S1 के बजाय, तो हमारा ये नीचे की ओर y0 डिस्टेंस शिफ्ट होगा। तो इसका ये सेंस है। तो इस तरह से अगर हम कोई पारदर्शी पट्टी रखेंगे तो हमारा फ्रिंज पैटर्न उसी सोर्स की ओर y0 डिस्टेंस जो कि यहां दिया है उससे शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की ओर। इन लास्ट, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस और कंडीशन ऑब्जर्विंग गुड इंटरफेरेंस पैटर्न। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, टू सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, दैट इज दे should continuously emit light wave of same frequency, same wavelength and constant phase difference. The two light sources must be coherent and must have same frequency and same wavelength and constant phase difference. The best way to get coherent source is to use parent single source and split it into two independent sources. यानी अच्छे पैटर्न को प्राप्त करने के लिए कंडीशंस क्या क्या है। पहली, प्रकाश के दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए या कोहेरेंट होने चाहिए। तो इस तरह से कोहेरेंट सोर्सेज से ही इंटरफेरेंस होगा। और दोनों स्रोत समान कला या समान कलांतर के एक ही तरंग दैर्घ्य के प्रकाश उत्सर्जित करने चाहिए। तो जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं यानी वो समान आवृत्ति वाले, समान तरंग दैर्घ्य वाले, और उनके बीच में कलांतर भी समान होना चाहिए। तो ऐसे प्रकाश स्रोत वो किसी एक प्रकाश स्रोत से दो प्रकाश स्रोत डिराइव किया जाए तो वो प्राप्त हो जाते हैं कोहेरेंट सोर्स।
नेक्स्ट डिजायर्ड कंडीशन, एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव्स which are interfering, amplitudes of wave which are interfering should be equal for obtaining perfect dark fringes. Amplitudes of interfering wave यानी light wave from S1 and S2 should amplitude should be equal, then we get perfect dark fringe. यानी पूर्ण अदीप्त फ्रिंज प्राप्त करने के लिए, यानी कंप्लीट डार्क फ्रिंज प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकाश स्रोतों S1 और S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, तभी हमारी जो मिनिमम इंटेंसिटी है या कंप्लीटली डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होंगी, इंटेंसिटी 0 की डार्क फ्रिंजेस प्राप्त होंगी. एंड डिजायर्ड कंडीशन, टू सोर्सेस शुड बी क्लोज टू ईच अदर, that is d should be small d should be small. दो स्रोत कोहेरेंट सोर्स समीप होना चाहिए, यानी d का मान कम होना चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि w से हम जानते हैं, ये फार्मूला है फ्रिंज विड्थ का, तो सोर्सेस एक दूसरे से कम दूरी पर होंगे, d का मान कम हो जाएगा, तो इस तरह से फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, तो हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो और क्लियर या स्पष्ट दिखाई देगा. इसके लिए ये किया जाता है. लास्ट में डिजायर्ड कंडीशन, साइज ऑफ टू सोर्सेस शुड बी वेरी स्मॉल और पॉइंट साइज. तो इस तरह से जो हमारे सोर्सेस हैं वो पॉइंट साइज के होने चाहिए, पिन की नोक के बराबर होने चाहिए, यानी वेरी स्मॉल होने चाहिए, तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न अच्छा मिलेगा. इसेंशियल कंडीशन और डिजायर्ड कंडीशन में अंतर है. यहां डिजायर्ड कंडीशन दी जा रही है, ये अच्छे व्यतिकरण को प्राप्त करने के लिए कंडीशन है. तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से लाइट निकलनी चाहिए और परफेक्ट डार्क फ्रिंज प्राप्त करने के लिए हमें दोनों प्रकाश स्रोतों से निकलने वाली प्रकाश तरंगों के आयाम समान होने चाहिए. यंग डबल स्लिट में ये ऐसा है, S1 और S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंगों की तीव्रता समान है और स्रोत बहुत समीप होने चाहिए. तो डी का मान हमें कम से कम रखना चाहिए ताकि फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, और इससे हमें फ्रिंज ऑब्जर्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी. और जो सोर्सेस हैं हमारे वो पॉइंट सोर्सेस होने चाहिए, यानी वो पिन के नोक जैसे होने चाहिए. पॉइंट सोर्सेस से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलते हैं. तो ये सब डिजायर्ड कंडीशन हो गई और इसेंशियल कंडीशन अलग होती हैं. इसेंशियल कंडीशन के बिना इंटरफेरेंस होगा नहीं, और डिजायर्ड कंडीशन हम अपनी सुविधा के लिए इंटरफेरेंस को और अच्छा बनाने के लिए या देखने के लिए डिजायर्ड कंडीशन अप्लाई करते हैं. बिना डिजायर्ड कंडीशन के भी इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है. तो डिजायर्ड कंडीशन हम अपनी सुविधा के लिए अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखे और उसकी स्टडी कर पाए, इसके लिए हम डिजायर्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन वो यहां जो दी गई हैं वो प्राप्त करते हैं या अप्लाई करते हैं.